विक्रम का परिवार बहुत गरीब था, जिस वजह से विक्रम की माँ उसे ज्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं सकती और यही वजह थी कि विक्रम कहीं अच्छी नौकरी में नहीं लग पाता। इतने साल गुजर जाने के बाद भी विक्रम और उसका पूरा परिवार उसी गरीबी को झेलता है। ऐसे ही एक दिन शोभा की बहन आशा शोभा से मिलने उसके घर आती है और उससे विक्रम की शादी की बात करती है। हे शोभा बहन, तुम अपने विक्रम की शादी क्यों नहीं करवा रही? विक्रम की उम्र होती जा रही है, शादी अगर सही उम्र में हो जाए तो अच्छा ही होता है। पर बहन, शादी करने के लिए पैसे भी तो होने चाहिए, और भला हम जैसे गरीब घर को कौन अपनी लड़की देगा? ये बात तो है बहन, तुम माँ बेटे तो 2 वक्त का खाना खा लेते हो, तुम्हारे लिए वही काफी है। पर मेरी नजर में एक लड़की है और वह लड़की काफी अच्छे घर से है। अगर तुम्हारी बेटी की शादी उस लड़की से हो गई ना तो तुम्हारे बेटे की किस्मत खुल जाएगी। अगर ऐसी बात है बहन तो जल्दी से बात करवाओ ना। पर क्या लड़की वाले हमसे रिश्ता जोड़ेंगे? अरे बहन, लड़की वालों को सिर्फ लड़का पढ़ा लिखा चाहिए। तुम उनसे झूठ झूठ कह देना कि तुम्हारा विक्रम बहुत पढ़ा लिखा है और अच्छी कंपनी में काम करता है। और रही बात घर की, तो बहुत जल्द तुम घर भी बनवाने वाले हो। क्या तुम चाहती हो कि मैं धोखे से अपनी बेटी की शादी करवाऊं? नहीं बहन, मैं किसी को धोखा नहीं दे सकती और झूठ बोलकर किसी की बेटी को अपने घर की बहू नहीं बना सकती। कल को उसको सच्चाई का पता चलेगा तो उस पर क्या बीतेगी? मेरे बेटे का परिवार उजड़ जाएगा। मैं ऐसा काम नहीं कर पाऊंगी, मुझे माफ कर देना बहन। तो रहे सारी जिंदगी गरीब, बेटा भी तुम्हारा नलायक है। आशा और शोभा जुड़वा बहन थी, पर दोनों की किस्मत काफी अलग थी। जहाँ आशा एक अच्छी जिंदगी जी रही थी तो वहीं शोभा एक गरीबी वाली। आशा अपनी बहन का भी घर बसाना चाहती थी, पर शोभा किसी को धोखा नहीं देना चाहती थी और इसलिए जब वह रिश्ते के लिए मना करती है तो आशा अपनी बहन से नाराज होकर वहाँ से चली जाती है। समय यूं ही बीतता है और एक दिन शोभा मंदिर में जाती है तो वहाँ के पंडित जी शोभा से कहते हैं, शोभा बहन, तुम हमेशा भगवान से क्या प्रार्थना करती हो? मैंने अक्सर लोगों को देखा है, मन्नत पूरी होने के बाद वो भगवान को ही भूल जाते हैं। पर इतने साल हो गए, ऐसा एक भी दिन नहीं जाता कि तुम मंदिर आकर माता रानी को प्रसाद ना चढ़ाओ। भले ही एक दिन तुम खाना ना खाओ, पर तुम माता रानी को प्रसाद चढ़ाना कभी नहीं भूलती। पंडित जी, माता रानी मुझसे नाराज है, मैं बस उन्हें खुश करने के लिए यहाँ आती हूँ। क्या पता कभी उन्हें मेरी भी तकलीफ नजर आ जाए और वे मुझ पर अपनी दया दृष्टि बना दे। अगर ऐसी बात है शोभा बहन, तो समझो कि माता रानी ने तुम्हारी सुन ली। तुम्हारे बेटे विक्रम के लिए मेरे पास एक बहुत अच्छा रिश्ता है। लड़की अच्छे घर से है, पढ़ी लिखी भी है और उनके माता पिता को कोई दिक्कत नहीं है। उनकी बेटी की शादी गरीब घर में हो या अमीर घर में, बस वो ये चाहते हैं कि उनकी बेटी जहाँ भी जाए खुशी से रहे, क्योंकि उनकी बेटी बौनी है। अच्छा पंडित जी, ये बात है, इसलिए आप चाहते हैं कि मैं अपने घर में एक बौनी बहू लाकर आऊं ताकि उस लड़की का घर बस जाए और हमारी गरीबी दूर हो जाए। मेरी बातों को गलत मत समझना बहन, पर वो तुम्हें खरीद नहीं रहे। तुम उनसे जैसे चाहोगी वैसे ही शादी करना। अगर तुम उनसे दहेज मांगती हो तो तुम्हें दहेज भी मिलेगा, और नहीं मांगोगी तो कुछ नहीं, बस वो ये चाहते हैं कि उनकी बेटी खुश रहे। उनकी बेटी बौनी है, इसलिए उनकी बेटी का कहीं रिश्ता नहीं लग रहा। अगर विक्रम उस लड़की से शादी कर लेगा तो उसका घर बनेगा। वो तुम पर नहीं, तुम उन पर तरस खाओ। पंडित की बात सुनकर शोभा के पास कोई जवाब नहीं बचता। पंडित की बात सुनकर शोभा घर से चली जाती है और काफी देर तक सोचती है। शाम को जब विक्रम घर आता है तो सारी बात शोभा विक्रम को बताती है और विक्रम अपनी माँ से कहता है, माँ, आज नहीं तो कल मुझे शादी करनी है और मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ कि मेरी किस्मत में अच्छी लड़की नहीं लिखी है। भला एक गरीब से कौन शादी करेगा? ठीक उसी तरह से कोई लड़का एक बौनी से भी शादी नहीं करना चाहता। कमी हम दोनों में है, इसलिए मुझे इस रिश्ते से कोई मना नहीं है। तुम कल पंडित जी को जाकर हाँ कर देना, शायद मेरी वजह से उस लड़की की जिंदगी में खुशियां आ जाएं। विक्रम ये जानते हुए भी कि उसकी शादी एक बोनी लड़की से हो रही है, वे आकृति से शादी करने के लिए राजी हो जाता है। बहुत जल्द विक्रम और आकृति की शादी हो जाती है। विक्रम और उसकी माँ ने लड़की वालों से कुछ नहीं मांगा था, इसलिए लड़की के माता पिता अपनी बेटी को एक एसी के साथ विदा कर देते हैं। जब पूरे गांव वालों को पता चलता है कि शोभा के घर बोनी बहू आई है और दहेज में एसी लाई है, तो हर किसी की जुबान पर सिर्फ शोभा का नाम होता है।
अरे बहन शोभा, बहन तेरी तो किस्मत चमक गई। हमारे पूरे गांव में किसी की घर एसी नहीं है और इस गरीब शोभा के घर में उसकी बोनी बहू दहेज में लेकर आई है। अरे बहन, मैंने तो सुना है एसी में बहुत ठंडी हवा आती है और एसी काफी महंगा होगा ना। लगता है विक्रम की शादी किसी अमीर घर में हुई है, तभी तो लड़की के माँ बाप ने एसी दिया है। अब सभी लोग शोभा के घर में उसकी बहू की मुंह दिखाई की जगह एसी को देखने के लिए आते हैं, जो समाज शादी से पहले विक्रम का मजाक बना रहे थे, ये कहकर कि वे बोनी लड़की से शादी कर रहा है। आज वही पूरा गांव विक्रम की वाहवाही कर रहा था, क्योंकि उसकी बोनी बीवी अपने साथ दहेज में एसी लेकर आई थी। समय के साथ वह शोभा की भी अहमियत गांव में बढ़ने लगती है और ये सब कुछ उसकी बहू आकृति की वजह से होता है। बहू, सब कहते हैं बहू लक्ष्मी का रूप होती है। जब से तू आई है मेरी गांव में इज्जत बढ़ गई। अब हर कोई मेरे घर में एसी की हवा खाने आता है और विक्रम को भी गांव में सबसे बड़ी कंपनी में नौकरी लग गई। उसी कंपनी में जिस कंपनी ने आज से 5 साल पहले मेरे बेटे को ये कहकर निकाल दिया था कि वे कम पढ़ा लिखा है। माँ जी, ये सब कुछ मेरी वजह से नहीं, आपकी और विक्रम जी की मेहनत की वजह से हुआ है। आप लोगों ने मुझ जैसी बोनी को अपनाया और दहेज भी नहीं मांगा। ये आप लोगों का बड़प्पन है, वरना जो मुझसे शादी करने के लिए राजी हो रहा था वे तो मेरे माता पिता की पूरी जायदाद मांग रहा था, पर आपने ऐसा नहीं किया। बहू, किसी से दहेज लेकर मैं अमीर नहीं बन सकती। अगर भगवान ने चाहा तो मेरा बेटा अपने दम पर अमीर बनेगा, इसलिए मैंने दहेज में कुछ नहीं मांगा। और मुझे अपने घर के लिए ऐसी बहू चाहिए थी जो मेरे बेटे और हमारी गरीबी को समझ सके, ना कि हमारा मजाक बनाए, फिर चाहे वह हमारी लंबी बहू हो या बोनी। आकृति के आने के बाद शोभा और विक्रम की पूरी जिंदगी ही बदल जाती है। समय यूं बीतता है और समय के साथ विक्रम की तरक्की होती है। जो विक्रम गांव में सबसे गरीब था, आज वही विक्रम गांव में सबसे अमीर बन चुका था। जिस विक्रम के घर खाने के लिए 2 वक्त की रोटी नहीं थी, अब वही विक्रम हर महीने गांव में भंडारा करवाता है और गांव के सभी बड़े जमींदार अपनी मीटिंग विक्रम के घर में ही रखते हैं, क्योंकि उसके घर में एसी जो था। नेहा एक गरीब कबाड़ी वाली थी। उसने सोचा था कि शादी के बाद शायद उसकी जिंदगी बदल जाएगी, पर शादी के बाद भी उसकी जिंदगी में कोई बदलाव नहीं आता, क्योंकि उसका ससुराल भी उसके मायके की तरह गरीब होता है। बेचारी नेहा अपने ससुराल में भी अपने मायके वालों की तरह अपने ससुराल वालों को पालती है। ऐसे ही एक दिन, माँ जी, कुछ दिनों से बिल्कुल कबाड़ा नहीं मिल रहा है, इसलिए मैं सोच रही हूँ कि आज ज्यादा समय तक कूड़ा चुन लूं। मैं कल सुबह जल्दी निकल जाऊंगी और शायद शाम को लेट घर आ पाऊँ, इसलिए आप प्लास्टिक और लोहे अलग कर दीजिएगा। ठीक है बहू, मैं ये काम कर दूंगी। अच्छा बहू, क्या तुझसे एक बात कहूँ? हाँ जी माँ जी, बोलिए। बहू, तुझे बहुत दुख हुआ होगा ना जब तुझे पता चला होगा कि तेरी शादी तेरे माँ बाप ने एक गरीब घर में करवाई है। हाँ माँ जी, हुआ, पर उससे भी ज्यादा दुख मुझे तब हुआ जब मुझे पता चला कि मेरा पति किसी भी काम का नहीं है। उसे तो हर समय नशे में डूबे रहना होता है और वे कोई काम धंधा भी नहीं करता। और उससे भी ज्यादा मुझे दुख हुआ जब आप ऐसे बीमार हालतों में भी कूड़ा बाहर बिनने जाती हैं। मुझे दुखी देखकर तूने इस घर की जिम्मेदारी अपने सर में तो क्यों लेनी पड़ी माँ जी। अगर मैं आपकी और अपने पति की देखभाल नहीं करूंगी तो कौन हमारे परिवार को पालेगा? आखिर इस पापी पेट का सवाल जो है। अच्छा चलिए माँ जी, खाना खा लीजिए, बहुत रात हो गई है। अगर गौरव घर आ गया हो तो फिर आपको खाना खाने नहीं देगा। इतना बोलकर नेहा सारा कूड़ा एक जगह जमा कर देती है, अपनी सास के लिए खाना निकालती है। नेहा का पति गौरव एक नंबर का नशेड़ी आदमी था, जिसे सिर्फ जुआ और नशा करने की आदत थी। दोनों सास बहू एक साथ बैठकर खाना खाने ही वाले होते हैं कि तभी वहाँ गौरव आ जाता है और अपनी माँ से पैसे मांगने लगता है। माँ, मुझे 10,000 रुपए चाहिए।
जल्दी से 10,000 रुपए दे दो। अगर मैंने उन गुंडों को 10,000 नहीं दिए तो वो हमारे पूरे परिवार को खत्म कर देंगे। अरे नालायक, तू पागल हो गया है क्या? मैं इतने पैसे कहाँ से लाऊंगी? मैं तो अब कहीं काम भी करने नहीं जाती। बहू ने पूरा घर संभाला हुआ है। बहू सुबह से शाम तक कूड़ा चुनती है, जब जाकर हमारे पेट में अनाज का दाना जाता है। सही कहा माँ तूने। घर तो मेरी कबाड़ जमा करने वाली बीवी ही चलाती है, जो मायके में भी कूड़ा जमा करती थी, और ये बेचारी ससुराल में भी कबाड़ी वाली ही है। चल कबाड़ी वाली, पैसे निकाल। मैंने सुना है कबाड़ी वालों के पास बहुत पैसा होता है। आपका दिमाग तो ठीक है ना गौरव जी? अगर हम कबाड़ी वालों के पास इतने ही पैसे होते तो हम गरीब नहीं होते, और मैं आप लोगों के साथ ही रहती हूँ, किसी कोठे में नहीं। नेहा के पास इतनी बड़ी रकम नहीं थी, इसलिए वे गौरव को पैसे देने से मना कर देती है। गौरव भले ही नशेड़ी और जुआरी इंसान था, पर वे अपनी माँ और बीवी से बहुत प्यार करता था। ये बात सुनकर नेहा के पास भी पैसे नहीं हैं, गौरव पूरी तरह से टूट जाता है और अपना सर पीटने लगता है। सारी गलती मेरी है, मुझे अपना घर संभालना चाहिए, पर ये मेरी बीवी मेरा घर संभाल रही है। मैं क्या करूं? मैं कैसे अपनी इस गंदी आदत से खुद का पीछा छुड़ाऊं? नेहा, मुझे एक भला इंसान बनना है, तुम्हारे साथ अपनी अच्छी जिंदगी जीनी है, अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करनी है मुझे, पर मैं ये सब कैसे करूं, मुझे बताओ। मैं जानती हूँ गौरव जी, आप दिल के बहुत अच्छे इंसान हैं, पर इसके लिए आपको खुद को व्यस्त रखना होगा। आपको कहीं अच्छी जगह काम करना होगा, और काम करने से जो भी आप पैसे कमाएंगे वे सारे पैसे कर्जदारों को दे देना, और फिर कभी इस दलदल में मत जाना। नेहा गौरव को समझाती है। गौरव अपनी बीवी की बात मान जाता है, पर अगली सुबह होते ही फिर से गौरव को शराब की तलब होने लगती है। इसलिए गौरव रस्सी लाकर अपनी माँ और बीवी से कहता है, माँ, नेहा मेरे हाथ पैर बांध दो, ताकि आज से मैं बाहर न जा सकूं, और तब तक मुझे बांध कर रखना जब तक मैं नशा करना ना छोड़ दूं और काम धंधा ना ढूंढूं। गौरव जी, अगर मेरे पास इतने पैसे होते तो मैं आपको नशा मुक्ति केंद्र भेजती, पर मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। पर आप खुद भी सुधरना चाहते हैं, इसलिए मैं आपका साथ जरूर दूंगी। गौरव के कहने पर नेहा खुद अपने पति का हाथ पैर बांध देती है और अपनी सास के साथ अपने पति को घर में अकेला छोड़कर खुद कबाड़ा जमा करने के लिए चली जाती है। नेहा के जाने के बाद रूपा लोहे प्लास्टिक को कबाड़ी में से अलग करने लगती है, और इसी बीच गौरव की हालत खराब होने लगती है और वह रोने लगता है। माँ, मेरे हाथ पैर खोल दो, मुझे घबराहट हो रही है, मुझे लग रहा है कि मैं मर जाऊंगा। मुझे एक घूंट शराब पीनी है और सिर्फ एक बार जुआ खेलना है। प्लीज मुझे खोल दो, मैं खुद सुधरने की कोशिश कर रहा हूँ, मुझ पर विश्वास करो। मैं जानती हूँ मेरे बच्चे, तू सुधरना चाहता है, और इसलिए मैं तुझे नहीं खोलूंगी। तू यहीं पड़ा रहे जब तक तू नशा करना छोड़ नहीं देता। रूपा अपने बेटे को अपनी नजरों के सामने तड़पता हुआ देखती है, पर फिर भी कुछ नहीं करती। अब समय यूं ही बीतता है और नेहा दिन रात मेहनत करती और कबाड़ा बिनती। ऐसे ही एक दिन नेहा को कबाड़ा चुनते हुए सोने का कड़ा मिलता है। हे भगवान, ये क्या? ये तो कोई जादुई चूल्हा है, और ये तो हमें मारने भी लग रहा है। हमें अपनी जान नहीं गंवानी भाई, भागो यहाँ से। पूरे गांव वालों को चेतावनी देता हूँ, अगर किसी ने भी सविता और उसकी सास को परेशान करने की कोशिश की तो मैं इसी चूल्हे में उसे जलाकर मार डालूंगा। मैं एक जादुई चूल्हा हूँ और मुझे यहाँ पर सविता और उसकी सास की मदद करने के लिए भेजा गया है। अगर किसी ने भी उन्हें परेशान करने की कोशिश की तो उनके लिए अच्छा नहीं होगा। भलाई इसी में है कि अपने काम से मतलब रखो। नेहा उस सोने के कड़े को फालतू का कड़ा समझकर अपने पास रख लेती है और घर जाती है, जहाँ वह देखती है कि कुछ गुंडे उसके घर आकर उसके घर का सामान घर से बाहर फेंक रहे हैं और उसकी सास और उसके पति के साथ बदतमीजी कर रहे हैं। बहू तो बिल्कुल सही कह रही है,
शायद मैं पुराने ख्यालात की हूँ, इसलिए मैंने तुझे तेरे कहने पे नौकरी करने की इजाज़त नहीं दी। लेकिन समय के साथ अब मेरी सोच बदल चुकी है। तो मुझे लगता है कि घर चलाने के लिए घर के हर आदमी को काम करने की ज़रूरत है। तो तू एक काम कर, कल से नौकरी की तलाश कर लियो और नैना को मैं अच्छे से संभाल लूंगी। गुंडे धमकी देकर चले जाते हैं। गुंडों के जाने के बाद नेहा अपनी सास को सोने का कड़ा दिखाती है और अपने डाउट्स भी बताती है। और नेहा की सास उस कड़े को देखते ही पहचान जाती है और अपनी बहू से कहती है, बहू, ये कोई मामूली कड़ा नहीं है, ये कड़ा सच में सोने का कड़ा है। शायद किसी का कड़ा खो गया होगा। खैर, अभी ये एक कड़ा हमारे लिए बहुत अहमियत रखता है। जल्दी से जाकर तू इसे बेच दे ताकि हम इन गुंडों को पैसा दे सके। वो कड़ा काफी भारी और महंगा था, इसलिए बिना कोई देरी करे नेहा कूड़े में मिले उस कड़े को ले जाकर बेच देती है। और कड़े को बेचने पर नेहा को अच्छी खासी रकम मिलती है, जिससे नेहा उन गुंडों को उनके पैसे दे देती है और बाकी के बचे पैसों से अपने पति का इलाज कराती है ताकि गौरव शराब पीना छोड़ दे। बहुत जल्द गौरव शराब पीना बंद कर देता है और ठीक होने के बाद खुद नौकरी करता है। सविता जैसे तैसे अपने ससुराल में अपना जीवन यापन कर रही थी। वो अपनी गरीबी वाली जिंदगी से बहुत परेशान हो चुकी थी। ऐसे ही एक दिन सविता सब्जी बना रही थी। तभी वो सब्जी में नमक डालने के लिए नमक का डब्बा खोलती है तो देखती है नमक खत्म हो चुका है। हे भगवान, नमक का डिब्बा तो खाली हो चुका है। अब घर में 10 रुपए भी नहीं है कि मैं कहीं से नमक लाऊं। माँ जी बहुत देर से खाने का इंतजार कर रही है। क्या करूं मैं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। पता नहीं भगवान जी कब हमारे ऊपर कृपा बरसाओगे। अपनी गरीबी से परेशान हो चुकी हूँ मैं। ऐसी जिंदगी जीने से बेहतर है कि इंसान मर जाए। कीड़े मकोड़ों वाली जिंदगी हो गई है। ना तो खाने को मिलता है, ना तो पीने को मिलता है, ना सुकून से सांस लेने को मिलता है। वो ये बात अपनी सास को बताती है। अब बेचारी सास भी क्या करती, गरीबी से दोनों सास बहू मजबूर थी। बेटा, मैं तुझे क्या बताऊं, तुझे तो पता है ना कि हमारी घर की आर्थिक हालत कैसी है। 1 रुपए को मोहताज हो चुके हैं हम। एक तो भगवान ने हमें गरीब बनाकर भेजा है, दूसरा हमारे सर से हमारे पति का साया ही छीन लिया। हम दोनों लाचार हो चुके हैं। आसपास के लोग हमें थोड़ा सा भी सहयोग करने के लिए तैयार नहीं हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि हम उनके पैसे वापस नहीं कर पाएंगे। गरीबी देखकर कोई किसी की मदद करने को तैयार ही नहीं होता। हे भगवान, अब क्या करूं माँ जी? आधी सब्जी तो बनकर तैयार हो गई है, बस नमक की वजह से सब्जी अधूरी है। मैं तो खा लूंगी माँ जी जैसे तैसे, लेकिन आपके लिए मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। हमारे आस पड़ोस के लोग हमें थोड़ा सा भी मदद करने के लिए तैयार नहीं है। 1 गिलास पानी देने को तैयार नहीं होते। वे लोग नमक देना तो दूर की बात है। नहीं बहू, किसी से कुछ नहीं लेना। जो है, जैसा है, जितना है, हम उसी में गुजारा कर लेंगे। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। दोनों सास बहू किसी दिन खाना खाती तो किसी दिन पानी पीकर ही दिन रात गुजार लिया करती। ऐसा ही एक दिन सविता अपनी सास से बोलती है, माँ जी, मैं क्या सोच रही थी कि क्यों ना हम अपना खुद का काम शुरू करें। ऐसी किस्मत के भरोसे कब तक बैठे रहेंगे। आसपास में कोई भी हमारी मदद करने को तैयार नहीं है, इसलिए हमें खुद की मदद खुद ही करनी पड़ेगी। बात तो तेरी बिल्कुल सही है बहू, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं। माँ जी, मैं सोच रही थी कि कुछ महीने जी जान लगाकर मेहनत मजदूरी कर लेती हूँ, और जो पैसे बच जाएंगे उन्हीं पैसों से हम अपना छोटा सा ढाबा खोलेंगे, ताकि हम दोनों सास बहू मिलकर उसमें काम कर सके और अपने जीवन में आगे बढ़ सके।
बात तो तेरी बिल्कुल सही है बाबू, मैं तेरे साथ हूँ। तुझे जैसा ठीक लगता है तू वैसा कर। अब सास सविता को बाहर मेहनत मजदूरी करने की इजाजत दे देती है। सविता दिन रात मेहनत करके पैसे जोड़ना शुरू कर देती है और उन्हीं पैसों से अपना एक छोटा सा ढाबा खोलती है। धीरे धीरे सविता का ढाबा बहुत अच्छे से चलने लगता है। आसपास के सभी लोगों को सविता के हाथ का बनाया हुआ खाना पसंद आने लगता है। ये सब देखकर सविता के कुछ पड़ोसी उससे और उसकी सास से जलने लगते हैं। ऐसे ही एक दिन कुछ पड़ोसी आपस में बातचीत करते हैं। आखिर ये कीड़े मकोड़े जैसे गरीब हमारी बराबरी करने लगे हैं, इनको तो इसकी असली औकात दिखानी पड़ेगी। इनका ढाबा ज्यादा समय तक नहीं चलेगा यहाँ पर, चूल्हा समेत इसका पूरा ढाबा ही हम बिगाड़ देंगे। हाँ भाई, तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो। इन दोनों सास बहू को इनकी असली औकात दिखानी पड़ेगी। बहुत शौक है ना बिजनेस करने का, अब पता चलेगा कि बराबरी करने का क्या नतीजा होता है। ऐसे ही एक रात दोनों सास बहू अपना ढाबा बंद करके घर आ रही थी। तभी रास्ते में कुछ लोग उसके ढाबे पर हमला कर देते हैं। पूरा ढाबा तोड़फोड़ करके तहस नहस कर देते हैं। जैसे ही सास बहू को पता चलता है इसके बारे में, वो दोनों भागकर अपने ढाबे के पास जाती हैं। वो अपने ढाबे को बचाने की बहुत कोशिश करती हैं, लेकिन कोई भी उनकी मदद नहीं करता। आखिरकार सविता और उसकी सास की पूरी मेहनत खराब हो जाती है। सविता और उसकी सास दोनों रोते हुए घर आ रही थी। तभी रास्ते में वहाँ पर उन्हें एक देवी मिलती है। देवी को देखकर सविता और उसकी सास दोनों देवी के चरणों में जाकर झुक जाती हैं और अपनी सारी आप बीती उन्हें सुनाती हैं। जिसके बाद देवी उनसे कहती है, घबराओ नहीं, मैं यहाँ खुद तुम्हारी मदद करने आई हूँ। मैं जानती हूँ कि तुमने अपने जीवन में बहुत सारी परेशानी देखी है और अब परेशानी के बादल छट चुके हैं। तुम्हें अपने जीवन में जो करना है तुम वह कर सकती हो और आगे भी बढ़ती रहोगी, ऐसा आशीर्वाद मैं तुम्हें देती हूँ। नहीं माँ, ये आसपास के लोग हमें जीने नहीं दे रहे हैं। मेरी मेहनत को खराब कर दिया। बहुत ही जी जान लगाकर मैंने ये ढाबा तैयार किया था, लेकिन इन लोगों को ये सब देखा नहीं गया और उन्होंने मेरा सारा ढाबा तोड़ दिया। अब मैं खाना कैसे बनाऊंगी, मैं काम कैसे करूंगी माँ? तुम्हें चिंतित होने की कोई जरूरत नहीं है सरिता। मैं यहाँ आई हूँ तो जाहिर सी बात है तुम्हारी मदद करके ही जाऊंगी। मैं तुम्हें एक जादुई चूल्हा देती हूँ और जादुई चूल्हे की मदद से तुम अपनी जरूरत का कोई भी सामान मंगा सकती हो। और हाँ, ये जादुई चूल्हा तुम्हारी रक्षा भी करेगा, साथ ही जो तुम्हारे घर पर तुम्हारे परिवार वालों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा, ये जादुई चूल्हा उसे अपने आप सबक सिखा देगा। तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। सच में ये जादुई चूल्हा हमारी मदद करेगा माँ? हमें इसकी बहुत जरूरत है। हम बहुत परेशान हो चुके हैं। लोग हमें कमजोर औरत समझकर इसका फायदा उठाकर हमें परेशान करने लगते हैं। वह दिन अब दूर नहीं जब ये लोग खुद हार मान जाएंगे। इतना बोलकर देवी माँ वहाँ से चली जाती है। सविता वो जादुई चूल्हा लेकर घर आ जाती है और अगली सुबह सविता जादुई चूल्हे की मदद से अपना बहुत बड़ा ढाबा खोलती है। ये देखकर आसपास के लोग हैरान हो जाते हैं कि रातों रात उसके पास इतना बड़ा ढाबा कहाँ से आया। और इस बार ढाबे पर बना हुआ खाना बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट, जिससे बहुत सारे ग्राहक सविता के ढाबे पर आने लगते हैं। धीरे धीरे सविता बहुत ही कम समय में बहुत ज्यादा तरक्की कर लेती है। ये देखकर आसपास के लोगों को ये बात हजम नहीं होती और वो फिर से सविता के ढाबे पर हमला करने लगते हैं। तभी ढाबे पर वो जादुई चूल्हा अपने आप आसमान में उड़कर उन सभी को मारने लगता है। ये देखकर वो लोग घबरा जाते हैं। हे भगवान, ये क्या? ये तो कोई जादुई चूल्हा है और ये तो हमें मारने भी लग रहा है। हमें अपनी जान नहीं गंवानी भाई, भागो यहाँ से। पूरे गांव वालों को चेतावनी देता हूँ, अगर किसी ने भी सविता और उसकी सास को परेशान करने की कोशिश की तो मैं इसी चूल्हे में उसे जलाकर मार डालूंगा। मैं एक जादुई चूल्हा हूँ। और मुझे यहाँ पर सविता और उसकी सास की मदद करने के लिए भेजा गया है। अगर किसी ने भी उन्हें परेशान करने की कोशिश की
तो उनके लिए अच्छा नहीं होगा। भलाई इसी में है कि अपने काम से मतलब रखो। जादुई चूल्हे के खौफ से पूरा गांव डर जाता है। अब किसी की हिम्मत नहीं थी कि वो सविता और उसकी सास को परेशान कर पाए, और इस तरह से दोनों सास बहू जादुई चूल्हे की मदद से अपने जीवन में आगे बढ़ती हैं और अपना काम करती हैं।